हेलो एंड वेलकम। आज की इस ऑडियो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे जीएस3 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म में हम डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, यानी कि भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण। जैसे हमें पता है कि इंडिया जैसे देश के लिए, जहाँ पे हमारे वर्किंग पॉपुलेशन की लगभग आधी आबादी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लैंड पे डिपेंडेंट है, तो इस परिदृश्य में एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2016 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। हम देखते हैं कि भारत में भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है। कुछ रीज़न है। पहला है वाद विवाद में कमी लाना। भारत में न्यायालय में लंबित मामलों में भूमि संबंधी विवादों का एक बड़ा भाग है, जिसके निपटान में बहुत टाइम लगता है और कॉस्ट का भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। इसलिए एक व्यापक और ट्रांसपेरेंट जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ऐसे विवादों के दायरों को कम करता है। क्योंकि देश की लगभग 87% पॉपुलेशन है, उसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम खेती योग्य ज़मीन है, और जब वाद विवादों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो जाती है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी में सुधार। हमारे जो भू अभिलेख बने हुए हैं वो बहुत ही पुराने हैं, डिजिटली नहीं है वो, और सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट पे, अलग अलग लेवल पे ऐसे विखंडित रूप में है। इसलिए एक व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख मैनेजमेंट सिस्टम, भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण और उनको बाकी डेटाबेस जैसे आधार है, टैक्स है, इन सब के अभिलेख से जोड़ने से उसकी गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। तीसरा, विकास को बढ़ावा देना। मतलब भूमि एक ऐसी संपत्ति है जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देती है, काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। इसलिए एक ट्रांसपेरेंट जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो उसे लैंड एक्विजिशन की लागत, लैंड बैंक, इन सब की जोखिमों और अनिश्चितता को कम करता है और लैंड को मार्केट में ट्रेडेबल कमोडिटी के रूप में पहचान देता है, यानी उसके अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। एक तो ये, उसके अलावा जो लैंड रिकॉर्ड होगा, तो उनकी लैंड रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्तियों की या भूस्वामियों की इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स तक पहुंच बढ़ती है, यानी कि संस्थागत वित्तीय संस्थानों तक उनकी पहुंच बढ़ती है, जहाँ पे अपने लैंड रिकॉर्ड के बदले उनको सस्ते में ऋण उपलब्ध हो सकता है। अन्यथा वो मनी लेंडर की ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड न होने की वजह से उसको वो बैंकों में तो कोलैटरल के रूप में रख नहीं सकते हैं, तो ब्याज के लिए उनको मनी लेंडर्स के पास आना पड़ता है, जहाँ पे वो एक लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्याज दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें एक मध्यम और गरीब जो किसान है उसमें फंस जाते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड होगा हमारे पास, मॉडर्न लैंड रिकॉर्ड होगा, तो डेवलपमेंट को तो बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ है। सिंपली एग्जांपल के लिए बताऊं कि रोड बनानी है, तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का काम बहुत इजी होगा अगर लैंड रिकॉर्ड अच्छे से मैनेज किए हुए। दूसरा, फाइनेंस तक पहुँचे वो काफ़ी इजीली हो जाती है। एक इसका और कारण है समानता सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड अच्छे से मैनेज होंगे तो महिला और अन्य कमज़ोर समूह है उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देता है। जिसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है हमारे, उसमें वनवासियों को भूमि संबंधी अधिकार देना है, लेकिन उसमें उनको प्रूफ चाहिए कि उनकी 75 ईयर्स तक कोई ना कोई पीढ़ियाँ वहाँ पे रहती हो। अब ऐसे में विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास मॉडर्न लैंड रिकॉर्ड नहीं है, और मॉडर्न लैंड रिकॉर्ड नहीं होता है तो वो भूमि का परिसंपन्न करने में या फिर एग्जैक्ट उसका वारिस कौन है, यानी भूस्वामी कौन है, ये डिसाइड करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो समाज के उस हाशिए पे स्थित समुदायों की सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है, और उनको जो कानूनों में दिए गए राइट्स है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दिए गए राइट्स है, वो उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो समानता सुनिश्चित करने में भी आवश्यकता है, यानी कि अब वाद विवाद कम करने में, ट्रांसपेरेंसी लाने में, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने में और समानता सुनिश्चित करने के लिए भूमि अभिलेखों की जो मैनेजमेंट प्रणाली है उसकी डिजिटलाइज्ड होने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है
नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वो क्या है। इसको 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भूमि अभिलेख प्रणाली को मॉडर्न बनाने के लिए और जो स्वामित्व है उसकी गारंटी के साथ निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली को लागू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ने इसको बदल के NLRMP को बदल के 100% वित्त पोषण के साथ सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम दिया गया था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट और लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP। अब हम देखते हैं कि इस DILRMP की मुख्य बातें क्या हैं। पहला, ULPIN यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि भू आधार। तो भू आधार संख्या निर्दिष्ट की गई, भूखंडों के लिए एक विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या निर्दिष्ट की गई है। ये 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी है जो किसी भी भूखंड के स्वामित्व विवरण को प्राप्त करने के लिए एक ऑल इंडिया नंबर के रूप में काम करती है। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सेकंड, डॉक्यूमेंट्स से उनके पंजीकरण के संबंध में अलग अलग राज्यों में प्रचलित अलग अलग प्रणालियों को संबोधित करने के लिए एक यूनिवर्सल सिस्टम अडॉप्ट किया है। उसका नाम है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, ताकि एक सभी राज्यों में यूनिफॉर्मिटी हो। तीसरा, देश में भूमि शासन में विद्यमान भाषाई संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में उल्लेखित सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का लिपि अंतरण किया गया है। यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं लिखी हुई है, उन सभी भाषाओं में उस रिकॉर्ड्स की जो लिपि है उसको अंतरण किया गया है। चौथा, इस योजना में जाति, आय, अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान करने जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए और फसल प्रोफाइल, फसल बीमा, क्रेडिट सुविधाएं, बैंकों के लिए ई-लिंकेज के संबंध में ऑनलाइन सूचना प्रदान करने को भी सुगम बनाएगी। और पांचवा, एक व्यापक भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली लंबे समय से लंबित जो मध्यस्थता मामले हैं या सीमा संबंधी विवाद है उनको सौहार्दपूर्ण ढंग से पूरा करेगी, जिससे न्यायपालिका और प्रशासन पे बोझ कम होगा। तो ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब भी देखते हैं कि DILRMP किस प्रकार से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। तो इसकी जो मेन बातें उससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे बेनिफिशियल होगा। पहला, जब लैंड रिकॉर्ड्स उनका मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा तो उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, अभिगम्यता भी बढ़ेगी। तो इसका उद्देश्य है कि भूमि स्वामित्व और लेन देन के शाब्दिक और स्थानिक अभिलेख को डिजिटलीकरण करना, उनको अपडेट करना। लेन देन में जैसे बिक्री अभिलेख है, विरासत अभिलेख है, या बॉन्ड पे रखना है, पट्टे पे देना है, या फिर भूमि से रिलेटेड कोई टैक्सेशन है उसका मैप है, इन सब से रिलेटेड जितने भी लेन देन है या भू स्वामित्व है उससे रिलेटेड अभिलेख को डिजिटलीकृत करना और उनको अपडेट करना। और ये अभिलेख आम लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो अभिगम्यता में भी सुधार होगा और नियमित रूप से अपडेट भी किए जाएंगे। तो जो भूमि डेटा में कुछ त्रुटियां रह गई है या कुछ डिस्क्रिपेंसी रह गई है, गैप रह गया है, तो उनको अधिक विश्वसनीय बनाने में ये मदद करेगा, यानी कि उनको नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। दूसरा है वो मुकदमेबाजी को कम करेगा, धोखाधड़ी को कम करेगा। जब लैंड रिकॉर्ड डिजिटलीकृत है तो उनकी सीमाएं क्या है वो हर व्यक्ति को पता होगा। तो स्वामित्व की गारंटी होगी। जब स्वामित्व की गारंटी होगी और वो सरकार द्वारा समर्थित भी होगी, तो जो टाइटल होल्डर है यानी स्वामित्व धारक है वो किसी भी चुनौती या विवाद से सुरक्षित होगा। तीसरा, विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना। वही एग्जैक्टली कि लेन देन की लागत, जोखिम, अनिश्चितता कम होगी तो भूमि बाजारों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। और ये भूस्वामी है वो एज ए कोलेटरल अपने इस रिकॉर्ड को ऋण लेने या बीमा लेने या बाजार तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देगा, एग्रीकल्चर इंफ्रा को बढ़ावा देगा, इन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा, रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और समान पर अधिकारिता सुनिश्चित करने में। जो चैलेंजेस थे पुराने लैंड रिकॉर्ड्स के, उन्हीं चैलेंजेस को ये जो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं हम लैंड रिकॉर्ड को, उनको चैलेंजेस को कम करेगा। समानता और अधिकारिता सुनिश्चित कैसे होगी? वो सेम जो समाज के डिप्रेस्ड लोग हैं, ओप्रेस्ड लोग हैं, या फिर जिनको FRA एक्ट के तहत भूमि अधिकार लेने की बात की गई है,
महिलाओं की बातें हैं, तो उनकी अब भूमि संबंधी सेवाओं तक पहुँच बढ़ेगी तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन है या फिर भूमि का पुनः वितरण है वो आसान होगा। लेकिन उन चुनौतियों को दूर करने के अलावा भी भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण के रिलेटेड कुछ चुनौतियाँ बाकी रह जाती हैं। पहला, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना और सहयोग का इनका अभाव है, क्योंकि लैंड है वो संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और इस जो ये स्कीम है गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, वो कितना सहयोग करती है उस पर डिपेंड करता है। कुछ राज्यों में राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी कारण बाधाएं हैं जिसकी वजह से इसको अपनाने के प्रति वो अनिच्छुक है। फिर भूमि से रिलेटेड कानून है, नीतियाँ हैं, प्रोसेस है, सिस्टम है, वो भी सब राज्यों के बीच में अलग अलग है। हालांकि एक जेनरिक स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन पूर्ण सहयोग का भी अभाव है। दूसरा है अपर्याप्त संसाधन और क्षमता है। DILRMP को देश में भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए न केवल फाइनेंशियल रिसोर्सेज बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज की भी आवश्यकता है। भूमि अभिलेख मैनेजमेंट करने के लिए आधुनिक तकनीक उपकरणों के उपयोग के मामले में एक स्किल्ड वर्कफोर्स की भी कमी है। और इसके अलावा हितधारकों के बीच में अवेयरनेस की कमी है, भागीदारी की कमी है। ये स्कीम को सफल क्रियान्वयन करने के लिए जो टाइटल होल्डर्स है, खरीदार है, विक्रेता है, किसान है, बिचौलिए, इन सभी हितधारकों की संलग्नता या भागीदारी की आवश्यकता है। लेकिन इन हितधारकों में जागरूकता का या संवेदनशीलता का अभाव है, क्योंकि कुछ जो भूधारक है उनके पास बड़ी उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा की ज़मीन है और उसको उन्होंने अपने वारिस या वंशजों के नाम पे लगा रखी है। लेकिन जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो गवर्नमेंट को पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति या इनके किसी रिलेटिव की कहाँ पे लैंड है। तो इस चुनौतियों से बचने के लिए भी उनकी भागीदारी काफ़ी कम है। उनको डर लगता है कि वो गवर्नमेंट के निशाने पे आ सकते हैं। तो आगे की क्या राह हो सकती है ये देखते हैं। राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन और सहयोग को बढ़ावा देना। जो अंतर सरकारी परिषद है वैसे निकायों का उपयोग करना, जो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत बनाई गई है, उन निकायों का उपयोग करना। पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जो लैंड सर्वे है, डिजिटलीकरण है, वेरिफिकेशन है, इस सारी प्रोसेस में पारदर्शिता और जवाबदेहिता काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र और विवाद समाधान तंत्र ये होना चाहिए, ताकि पीड़ित व्यक्तियों को न्याय तक पहुंचने के लिए एक मीडियम के रूप में काम कर सके। उसके अलावा स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, संसाधनों की कमी है, फाइनेंशियल संसाधनों की कमी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का लाभ उठाया जा सकता है। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर के जितने कर्मचारी हैं उनकी अच्छे से स्किलिंग करते, डिजिटलीकरण से रिलेटेड स्किलिंग दे दें उनको। उसके अलावा हितधारकों में अवेयरनेस और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन सब प्रयासों के माध्यम से हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड कर सकते हैं और जिसके पॉवर्टी एलिवेशन में, ज़ीरो हंगर, ऐसे SDGs में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वो। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं SDGs का एग्जांपल लेके, या $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है हमें, उसका एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर अमृतकाल 2047 तक भारत को विकसित करना है। उन सब के लिए लैंड का डिजिटलाइज करना एक नेसेसिटी है, तो जिसको हमें त्वरित रूप से करना चाहिए। तो ऐसे शब्दों के साथ हम अपन क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। थैंक यू।